आज की जो क्लास है इसमें हम लोग दो टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ये दोनों टॉपिक है ना, ये पढ़ाई का बहुत अहम टॉपिक है, लेकिन दुर्भाग्य से किसी स्कूल में या इंस्टीट्यूशन में इसको नहीं बच्चों को बताया जाता है, और लेकिन बताया जाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर घर में, हर परिवार में, हर समाज में इनकी जानकारी के बिना लोग काफ़ी दुखी रहते हैं। अभी कल ही मेरे पास एक केस आया था जिसमें एक गरीब आदमी को 24 घंटे से ऊपर समय के लिए उठा लिया गया था, मोर देन 24 आवर्स के लिए। जबकि नियम क्या है, तो चलो नियम से पहले हम लोग ना एक मूवी का एक सीन देखते हैं। ये एक मूवी है, तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी सेंसेबल मूवी है। तो जैसे कि तुमने बोला जो इसमें जो है ना, इन्होंने भीमराव अम्बेडकर जी का रोल किया था, नहीं, इन्होंने ऐसा रोल नहीं किया था। फिल्म का नाम है जय भीम, लेकिन इसमें जो है ना एक संकेत है, मूवी एक संकेत देती है। ठीक है, संकेत देती है क्या, तो होता क्या है ना कि यहाँ पर दो तरह के नारे लगते हैं भारत में। दुर्भाग्य है, भारत को डिवाइड कर दिया गया है, कुछ नहीं तो वर्चुअली ही डिवाइड कर दिया गया है। मणिपुर का इशू देख लो या बाकी इशू देख लो, तो उसमें क्या है ना कि कई लोग बोलते हैं जय श्री राम, ठीक है, जय श्री राम, उसके अपोजिट एक नारा खड़ा किया गया जय भीम। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जय श्री राम का नारा जो है ऊपर के जो तिलकधारी लोग हैं वो लगाते हैं, और जय भीम का नारा जो है ना जो पिछड़ी कम्युनिटी के लोग हैं वो लगाते हैं, उनको एम्पावर करता है। तो ये इश्यूज़ है। तो हमारे यहाँ, हमारे देश में देखो तो बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर आज़ादी से पहले देखोगे, जब सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी वगैरह जब उलझे हुए थे, उस समय में देखोगे तो तुमको एक अजब सा, अगर उसको डीप में पढ़ोगे ना, थोड़ा डीप में मोटी मोटी किताबें पढ़ोगे, तो तुमको पता चलेगा कि वो लोग कितने मैच्योर थे, कितनी मैच्योरिटी का लेवल हाई था, और कितना वो लोग हाई थिंकिंग रखते थे, और वास्तव में वो लोग लीडर थे। गांधी जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, इवन 23 साल की उम्र में जो शहीद हो गए भगत सिंह, उनके बारे में अगर पढ़ोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यार 23 साल क्या उम्र होती है, उसमें वो फांसी चढ़ गए। लेकिन आज की पॉलिटिक्स को अगर देखोगे, जिसका असर हम सबों के ऊपर पड़ता है, हम जितने लोग हैं उनके ऊपर में, हमारी पढ़ाई पर, हमारी सोच पर, तो हम लोग देखते हैं कि आजकल के जो लीडर्स हैं उनकी सोच कितनी पिछड़ी हुई है। तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया ना, बड़ा अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें कि आम आदमी को राइट्स दिए, आम आदमी को पावर दिया। सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी को लेकर के जो आपस में बहस होती थी, तो वो बोलते थे आज़ादी किसके लिए, जो सुविधा संपन्न लोग हैं वो हमेशा से आज़ाद हैं, जिनके पास सुविधा संपन्नता है वो हमेशा से आज़ाद हैं। आज पानी बरसा, तुम्हारे नाली गलियों में पानी भर गया, तुम बाहर नहीं निकल सकते, काहे की आज़ादी है, अचार डालोगे आज़ादी का, क्या करोगे आज़ादी का। इसके अलावा तुम गए टाइम पे, तुम कुछ सुविधा लेने के लिए गए, वहाँ तुम्हें सुविधाएं नहीं मिली, तो क्या है आज़ादी है। जो टेक्निक्स और जो टेक्नोलॉजी हमें चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए और सामाजिक उत्थान के लिए, वो टेक्नोलॉजी जो है यहाँ तक आ ही नहीं पाती है। चलो, मैंने बाहर की क्लासेस भी देखी है, बिरला पब्लिक स्कूल्स वगैरह की। मैं अपनी टॉपिक पे आता हूँ। इस मूवी में ये वकील है जो गरीब तबके के केसेस जो है ना उसको मुफ्त में लड़ता है, और मुफ्त में लड़ता है तो वो ना कई सारी समस्याओं से जूझता है। सबसे पहले इन गरीबों के पास बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती। दूसरी चीज़ है, इन गरीबों के पास ना और बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है, कागज़ों को नहीं संभाल के रख पाते। क्योंकि जो मूवी का सीन देखोगे तो कलेजा मुँह को आ जाएगा कि ये दरअसल अपने यहाँ के मुसहर कम्युनिटी से ये रिसेम्बलेंस रखता है इस मूवी का, जिसमें कि ये लोग हैं घर घर का एक दीवार गिर गया, ठीक है, और रियलिटी है ये, मतलब चूहा पकड़ के खाना वगैरह है। इनके घर का एक आदमी जो है, इसका जो हस्बैंड है इस लेडी का, वो गायब हो जाता है पुलिस कस्टडी से। अब उस पुलिस कस्टडी से गायब हो जाता है तो उसको ये वकील जो है वो उसको ढूंढता है। तो कैसे ढूंढेगा उसको, कोई इसके पास हथियार तो हो। तो उसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैबियस कॉर्पस एक नियम है, हमें अधिकार है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया जाता है उसको 24 घंटे के अंदर में पुलिस थाने में उसको पुलिस जो है उसको किसी न किसी मजिस्ट्रेट के सामने में पेश करेगी। लेकिन इसका धड़ल्ले से जो है मिसयूज़ किया जाता है। जैसे सैटरडे को शाम में पकड़ा, 2 दिन 3 दिन का टाइम निकाल लिया ताकि उसको खूब पीटा जा सके। जैसे कि शाम में अगर महिला पुलिस नहीं है शाम में, या महिला पुलिस है भी तो शाम में महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। लेकिन कई बार होता है कि महिला को गिरफ्तार करने पुलिस शाम में भी जाती है। तो लोगों के पास नॉलेज नहीं है, लोगों के पास क्या है, नॉलेज नहीं है, जिससे वो क्या बहुत परेशान होते हैं। तो नागरिकों को जो अधिकार मिले हुए हैं
वो आज़ादी के 75 प्लस साल के बाद भी आम लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है। तो हम लोग पढ़ते क्यों हैं? ताकि हम लोग अपने सारे राइट्स के बारे में भी अवेयर रहें। हमें अपना कर्तव्य के बारे में तो अवेयर रहना ही चाहिए, हमें अपने राइट्स के बारे में भी क्या होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। तो अभी मैं ग्रामीण साइड में होता हूँ तो मैं देखता हूँ धड़ल्ले से इस नियम की धज्जी उड़ाई जा रही है। तो सबसे पहले जो कल उस गरीब व्यक्ति को पकड़ा गया था, जो एक लेबर था, उसके पास ऐसे रिसोर्सेस नहीं थे कि वो अपना बचाव कर सके। 24 घंटे प्लस हो चुके थे उसको उठाए हुए, और पुलिस ने उसके घर के किसी व्यक्ति को इन्फॉर्म नहीं किया था कि वो कहाँ था। ये भी गलत है। उस आदमी को ये अधिकार है कि एक कॉल वो अपने घर में किसी व्यक्ति को कर सकता है और बता सकता है कि इसको कहाँ रखा गया है। उसके पास जो सामान है उसकी लिस्ट होनी चाहिए कि क्या क्या सामान उसके पास है। इसके अलावा जब वो हाजत में है या कहीं भी बंद है तो उसको टाइम पे खाना मिला, बाथरूम की सुविधा मिली, टाइम पे उसको नाश्ता मिला, क्या उसको पढ़ने के लिए पेपर मिला, ये सब उसके राइट्स हैं। हाँ बिल्कुल, पेपर लिखने के लिए कागज़ और कलम भी उसको मिलता है कैदियों को, समझ रहे हो ना। और टाइम टू टाइम, जैसे कोई जघन्य अपराध में ही क्यों ना बंद हो, अगर उसके घर में कोई फंक्शन है तो उसको पैरोल पे बाहर छोड़ा जाता है। वो पैरोल अपना पूरा करता है, वापस से जेल चला जाता है। यानी कि आता है, शादी अटेंड करता है, घर में भी रहता है कैदी लोग कुछ दिन जैसे है, और इसके बाद घर, ये सब है। लेकिन ये सब सुविधाएं गरीब लोगों को नहीं मिलती है, मिलनी चाहिए, ठीक है। ये किसको मिलती है? अमीर लोगों को। जब भी कोई इशू आता है तो देखना कि रात के 12 बजे 2 बजे भी सुप्रीम कोर्ट बैठती है और बेल हो जाता है बड़े लोगों को। लेकिन छोटा आदमी है, वो छोटे छोटे केसेस में जेल में बंद रहते हैं। तो ऐसी चीज़ से मैं बड़ा आहत हूँ पर्सनली। तो इसलिए कल जो मसला आया था, इससे पहले भी मसले आए थे, तो मैंने उसके ऊपर तुरंत निर्णय लिया था। अब होता क्या, अगर मैं बीच में नहीं पड़ता तो वो लोग जो था, जैसे कि वो ताड़ी पीने के केस में वो पकड़ा गया था, उसके पास एक बोतल ताड़ी थी और एक गिलास था, जिसके कारण उसको पकड़ लिया गया था। अब उसके ऊपर में क्या था कि उसके साथ दारू की बरामदगी दिखा दी जाती। दारू माफिया कोई और है, लेकिन उसके सारे ऐप फ़ोटो वगैरह है कि दारू की फ़ोटो उसके साथ दिखा दी जाती, और उसको 6 महीने 8 महीने के लिए उसको अंदर कर दिया जाता, क्योंकि पुलिस भी परेशान है, उसके पास भी टारगेट पूरा करना है। तो इस तरीके से इनह्यूमन नेचर जो है वो अपनाया जा रहा था, जिसके ऊपर हमने उससे, कल तुम थे ना उस समय, हमने उसके ऊपर एक्शन लिया था। घर में बहुत लोग मना करते हैं, तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें क्या करना, लेकिन हर लोग ऐसा ही सोचेगा तो सोसाइटी का क्या होगा, ठीक है। तो ये इश्यूज़ है, इसमें कुछ पूछना है। ये हैबियस क्रॉप्स और बंदी प्रत्यक्षीकरण क्लियर है कि 24 घंटे के अंदर में किसी न किसी मजिस्ट्रेट के सामने में उसको प्रस्तुत करना है। ये हो गया हैबियस क्रॉप्स। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो देख लिया सारा चीज़, इसमें कुछ पूछना है। बाद में इसके हस्बैंड की हत्या कर दी जाती है, और इसके प्रयासों से कम जो है वो कोशिश की जाती है कि इनको एक अच्छी लाइफ देने की कोशिश की जाए, इनके लाइफ और बच्चों की। और फिल्म के क्लाइमेक्स सीन में एक बहुत अच्छा सीन है जिसमें ये बच्ची जो है ना, इस वकील की नकल उतारती है, और ये जो पढ़ रहा होता है पेपर, उसको पढ़ने की कोशिश करती है। तो ये दोनों ही चीज़ है अपनी सोसाइटी में, दोनों ही चीज़ है। एक तो गरीबों के बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन देखो इसमें भी क्या है कि 10 में से 9 लोग नहीं पढ़ना चाहेंगे, एक पढ़ना चाहेगा ना, तो मैं उनके लिए वहाँ पर हूँ। 100 में से 99 नहीं पढ़ना चाहेंगे, एक पढ़ना चाहेगा ना, तो हम उसके लिए वहाँ पर हैं। और भी बहुत सारा चीज़ है। लोग सोचते हैं रेवेन्यू जनरेशन नहीं होगा तो बंद हो जाएगा, ये है, मैं ये सब सोच ही नहीं रहा, सारा चीज़ है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ये रहा हैबियस क्रॉप्स का मामला। अब हम लोग देखते हैं आरटीआई एक्ट का मामला देखते हैं। अब देखो, एक हैबियस क्रॉप्स ने हमें आम लोगों को क्या किया, एम्पावर किया, आम लोगों को ताकत दी कि वो जो है अपना पक्ष रख सके या देख सके कि भाई 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने में लाया या नहीं लाया। देखो इसमें भी एक कलाकारी हो गई, 2 कारण आ गया। एक टाडा का नाम सुना हो? टाडा का फुल फॉर्म मैं भूल गया, टेररिज्म एक्ट डिटेंशन ऐसे करके कुछ था, टाडा। उसमें क्या था कि बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को जेल में बंद किया जा सकता था। डिटेन करना बोलते हैं उसको, लंबे समय तक, कभी तक के लिए भी, वो था टाडा में। तो टाडा, हाँ बिल्कुल, तो टाडा में क्या था ना कि जितने गरीब लोग थे, तो पुलिस भी ह्यूमन है, इंसान है पुलिस भी। मैं पुलिस के फेवर में भी नहीं हूँ और अगेंस्ट में भी नहीं हूँ। तो पुलिस के पास जो है ना 24 घंटे की ड्यूटी होती है। इसके अलावा बड़े लोग के बड़े लोग उससे अपने तलवे चटवाते हैं ज़बरदस्ती। जैसे किसी के यहाँ गार्ड वार्ड है तो क्या बोलता है उसको कि हमारे यहाँ सब्जी काटो, हमारी गाड़ी चलाओ, सब कुछ करो, हमारे बच्चों को स्कूल छोड़ के आओ। पुलिस का ये काम नहीं है, पुलिस का काम है सुरक्षा देना। लेकिन देखोगे कि ज़्यादातर पुलिसकर्मी जो है वो एक तरीके से निजी नौकर जैसे है ना, खास लोगों के बंगले पे लगे हुए हैं। एक आईपीएस अधिकारी है, उसके यहाँ 40 50 पुलिस अधिकारी लगे हुए हैं। जैसे कि मेरा दोस्त है, मेजर है,
तो मेजर शशांक ओझा, तो उसके सेवा में बहुत सारे जो सैनिक होते हैं, सोल्जर, जिसको बॉर्डर पे और बाकी जगह काम करना चाहिए, वो उसकी सेवा में लगे हैं, जिसमें कुछ अच्छी पोस्ट पर भी हैं, वो उसकी सेवा में लगे हुए हैं। नाम बोलना नहीं चाहिए था, नाम मेरे से निकल गया तो उसको रहने देते हैं, आगे नहीं बताएंगे, वो पर्सनली है। उस तरह जितने बड़े लोग हैं वो क्या करते हैं कि छोटी पोस्ट पे जितने लोग हैं उसका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो लीगेसी मिली है वो ब्रिटिश रूल से मिली है। ब्रिटिश राज जो था ना, वो कैसे चलता था, गुलाम समझता था इंडियंस को, और उनके साथ जो इंडियंस रहे उन्होंने भी क्या समझा, गुलाम ही समझा इंडियंस को। तो ये इश्यूज़ हो गए कि जितने लोग अंग्रेज़ों से सटे हुए थे ना, वो आज भी अपने आप को मालिक जैसा समझते हैं और लोगों को गुलाम जैसा समझते हैं। ये लीगेसी है, वहीं से चली आ रही है। और इसी के कारण हमारा जो भारत देश है उसमें बहुत तरह की प्रॉब्लम्स जो है हमें देखने को मिलती है। सोशल प्रॉब्लम देखने को मिलती है, कल्चरल इश्यूज़ भी देखने को मिलते हैं और बाकी चीज़ें। तो ये सब जैसे जैसे टॉपिक आएगा वो सब देखते जाओगे। सामाजिक मानव विज्ञान का ये सब पार्ट है, इसको हम लोग अपने तरीके से देखेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास है पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। इसमें बिना बताए किसी को उठा के ले जाया जाता है। तो अपने यहाँ पोटा उटा नहीं लगाया जाता है। अगर वो सब एक्ट अगर अपने यहाँ आ जाए तो सोचो हम ही को उठा के ले जाए कोई, और पता नहीं चले घर के लोगों को कि हम हैं कहाँ। तो इसका विरोध होता है। तो इसके लिए है सिविल सोसाइटीज़ जिसका विरोध करती है। नहीं नहीं नहीं, पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं, और नकली लोग तो उठा के ले जाएंगे तो लोग पुलिस के पास जाएगा, तो पुलिस बोलेगी कि हमें नहीं पता। टाडा ऐसा तो होता ही है ना। हाँ, ऐसा तो होता ही, अपने यहाँ शासन प्रशासन है ही कहाँ। ठीक है, अब देखो एक दूसरा है RTI एक्ट, जिसके बारे में स्कूल में हमेशा पढ़ाया जाना चाहिए। हर बच्चे को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखो क्या है कि इसी बार मैं बताता हूँ। जैसे हमने एग्ज़ाम दिए थे BPSC का, मैं बहुत बड़े एग्ज़ाम, खूब मेंस लेके, मैं थकता उकता नहीं हूँ, परेशान नहीं होता मैं, और होता भी होना था, इतना जाहिर नहीं होने देता। UPSC इंटरव्यू तक का इशू अलग है। अब मुझे लगा कि स्टेट सर्विसेज में मेरा सिलेक्शन तो बहुत आराम से हो ही जाएगा, और ऐसे भी सेंट्रल के बहुत सारे इंटरव्यू और बहुत सारे सिलेक्शंस, बहुत सारे जॉब्स वगैरह था मेरे पास, और कनाडा का भी ऑफ़र था। तो मुझे लगा कि बिहार में रहेंगे, लोगों की सेवा सत्कार करेंगे, घर के पास रहेंगे, बुजुर्ग माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, पूरा कम्युनिटी है, सबको साथ लेके चलेंगे और सबके साथ अच्छा रिलेशन रहेंगे। ग्रामीण एरिया में काम करेंगे एकदम आम जनजीवन की तरह। क्योंकि मैं चकाचौंध बड़ी जीवन जो है ना उसको खूब जिया मैंने, खूब लाइमलाइट वगैरह बढ़िया, शैम्पेन से लेकर के सारा चीज़ भी ट्राई किया। सब चीज़ें, ऐसा कोई चीज़ नहीं जो मेरे से छूटा हुआ हो, सब चीज़ लाइफ का मैंने फुल एंजॉयमेंट किया। अब क्या, तुम्हारी उम्र का और हमारे बताने का एक लिमिटेशन है, नहीं तो हम सब कुछ बताते। तो अनुभव पूरा है जीवन का। ठीक है, तो अब देखो ये जो है ना RTI एक्ट, ये RTI एक्ट आम लोगों को एम्पावर करने के लिए है। तो अब मुझे देखो BPSC एग्ज़ाम हुआ, अब मुझे पक्का यकीन था कि सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन लिस्ट में जब मेरा रोल नंबर नहीं था, बहुत परेशानी हुई कि भाई आई एम ओवर ब्रिलियंट यार, हम तो आराम से है। मुझे पहले पता चल गया था, पहले भी कई बार इंटरव्यू दिए थे, तो मुझे पता चल गया था कि मुझे DSP मिला हुआ है 64 BPSC में। अंदर इंटरनली मुझे मालूम था कि हाँ आराम से ज्वाइन वाइन करेंगे, आराम से अपना ईमानदारी से काम करेंगे, कोई चिक चिक किच किच नहीं है। और लिस्ट भी मेरे पास बहुत पहले आ गई थी, मार्क्स तक मुझे पता चल गए थे। इतना समझो छीजत है उस आयोग में, मुझे ही नहीं बहुत सारे लोगों को मालूम पड़ जाता है पहले ही। बहुत सारा चीज़ लोग लाख कहे ऐसा वैसा है, जैसे विजय चौधरी उधर के हैं वो बोलते भी हैं कि नहीं वो तो ऑटोनॉमस है, हम ये है, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक ही है, वो भी तो इंसान ही है ना। तो वो सब आपस में सेटिंग वुटिंग सब होती है, बड़े राजनेताओं की, CM वगैरह सबका उसमें, लेकिन ओपन नहीं बोलना है ये सब बात जो है ना, वो क्या कहते हैं उसको, ओपन बोलने का मतलब है कि वो लोग बहुत बुरा मानते हैं, लेकिन इंटरनली सब चलती है हर जगह पे। इसलिए देखना अयोग्य लोग बहुत बड़े पड़े हैं, उसका अलग लॉजिक चलता है। तो हमने कॉपियाँ मंगवाई, हमने अकेले नहीं, बहुत सारे लोगों की कॉपियाँ मंगवाई। तो कॉपियाँ मंगवाई तो जिसमें हमें साफ दिखा कि नंबर को सिलेक्शन लिस्ट में से बाहर करने के लिए नंबरों को काट काट के उसको कम किया गया था। कॉपियाँ हमारे पास अभी भी है। तो इसके कारण हम लोग हाई कोर्ट में गए केस लेकर के, हाई कोर्ट में केस गए। अब तो देखो बीच में जो हाई कोर्ट 2-4 बार दौड़ते हुए हमारे बीच के लोग भी मिले जो बोले हाई कोर्ट में मामला फिक्स हो जाता है, आप फिक्स करवा लीजिए, आप फ़ायदे में रहिएगा, नहीं तो केस झूलता रहेगा। तो ये हमारे देश का हाल है, समझ रहे हो ना, कि हम लोग, कई लोग बोलते हैं ना कि भाई उस लोगों के फेवर में आप क्यों आवाज़ उठाते हैं, इसलिए क्योंकि हमारे लिए भी तो कोई आवाज़ उठाए, तो कोई नहीं उठा रहा है, तो उनके लिए हम काहे नहीं आवाज़ उठाएं, हम उनसे ज़्यादा समझदार हैं। तो अपर लेवल पे जो लोग हैं वो एकदम शून्य हैं, संज्ञा शून्य हैं, आपस में ही रेवड़ी खा रहे हैं,
आम लोग की तो सोच ही नहीं रहे हैं। तो आरटीआई एक्ट के जरिए ही हमें कॉपियाँ मिली। आरटीआई एक्ट के जरिए बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। आरटीआई एक्ट नहीं था जिस समय, उस समय बहुत सारी समस्याएं थी जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती थी। अब आरटीआई एक्ट को सरकार डाइल्यूट करने पे तुली हुई है। और एक डाइल्यूशन ये है आरटीआई एक्ट का कि आरटीआई एक्ट के तहत जो तुम्हें सूचना मिली है उसके बेसिस पे कोर्ट में वो मान्य नहीं होगा। लेकिन एक जो है ना आदमी का अपर हैंड हो जाता है कि हाँ ये सूचना आप ही ने दी है तो इसके बारे में अब ये क्या चाहिए बताइए। तो जज और बाकी लोग भी सिंपैथी के में आ जाते हैं। तो आरटीआई एक्ट से संबंधित जो कुछ पूछना हो 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प के जरिए में कोई भी सूचना मांगी जा सकती है। दुर्भाग्य अब ये है कि अब कोई सूचना मांगी जाती है तो एक क्लॉज आ गया है कि ये सूचना नहीं दी जा सकती है, ऐसा करके झटक दिया जाता है हाथ। ये इसका डाइल्यूशन है। लेकिन कॉमनली जो ज़्यादातर क्या हुआ, कॉमनली सारी जानकारी दे सकते हैं। हाँ जनरली सारी जानकारी, जैसे एक पंचायत में कितना खर्चा हुआ ये जानकारी दी जाती है। ठीक है, हमने पूछा था एक बार कि इंटरव्यू में कितने मार्क्स का फ्रेगमेंटेशन कैसे था, तो बोला ये जानकारी नहीं दी जा सकती है। जाहिर सी बात है गोल गपला हुआ था उसमें। ठीक है, इसके अलावा हमने एक जानकारी और मांगी थी कि क्यों कॉपी के ऊपर ही पढ़ने पे नंबर कट करके इसके नंबर कम किए गए हैं। ठीक है, तो ये था, ये जानकारी हमारे डोमेन में नहीं है ना। अरे क्या है भाई, तो ये जानकारियाँ छुपाई जा रही थी, तो हमने ये सब कोर्ट में लगाया है। अब देखना ये है कि कोर्ट क्या फैसला देता है और कैसे देता है। 1 साल हो गया, आई एम हेयर लेकिन अब मेरा इच्छा है कि यहीं रहें। ठीक है, और देखो बन गया डीएसपी तो बन गए डीएसपी। देखो डीएसपी हम बहुत पहले बन जाते। हमको लगता है कि 2010 के करीब हो जाते। आज तो 13 साल हो जाते मेरे जॉब के, उससे ही पहले भी हो सकते थे। लेकिन वो क्या है ना कि पहले बहुत सारा इश्यूज़ रहा, छोटा बड़ा बड़ा छोटा, तो हमने उधर ज़्यादा सोचा कि चलो ठीक है आराम से थोड़ा बाहरी का ही टूर कर लिया जाए। ठीक है, कुछ पूछना भी है इसमें, कुछ पूछना है तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। इसके बाद तुम अच्छा है जो कुछ पूछ सकते हो। मैथमेटिक्स के सवाल यहीं पे सॉल्व करें।